अगर आप 9 माइनर एक्ट की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिएगा अगर 7 मिनट में आप लोगों का एक एक्ट तैयार हो रहा है विद इन 7 मिनट, तो कैसा रहेगा। तो चलिए इसी सीरीज में हम लोग यूपी जुडिशरी या अदर स्टेट के जो माइनर एक्ट हैं उसको ध्यान में रखते हुए माइनर एक्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सत्येंद्र, आप लोग मुझे जानते ही हैं, और ये मेरी टारगेट फॉर आईक्यू पर पहली लॉ की क्लास है जिसमें मैं माइनर एक्ट की शुरुआत कर रहा हूँ। और ये लेक्चर्स आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश दोनों लेक्चर्स दोनों सीरीज में होंगे। तो चलिए एक ट्रिक के माध्यम से और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस के क्वेश्चंस भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो पहला आज का जो एक्ट है हमारा वो है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में आज हम लोग जो हैं पढ़ने वाले हैं। इसको लेकर मैंने कुछ सिनॉप्सिस तैयार कर रखे हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग अपना ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें तो इस अधिनियम यानी इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, गिविंग एंड टेकिंग, यानी दहेज लेना और दहेज देना दोनों तरीके से प्रतिषेध है, यानी उसे प्रोहिबिट किया गया है। ये आप लोग यहां पर देखेंगे। पहले जो जो कीवर्ड्स मैंने लिखा है ये आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, यानी दहेज लेना और देना दोनों ही भारत में बैन है। और मैं आप लोगों को बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें कि इसको भारत के, जब भारत का 12वां साल चल रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो भारत ने 12वें साल में रिपब्लिक जब भारत बना 1950 से 12वें साल में इस एक्ट को भारत में एनफोर्स करा दिया गया। और उस साल का ये 28 एक्ट का नंबर था। और अगर हम इसकी कंसेंट की बात करें, पूरी तरीके से राष्ट्रपति साहब ने इस पे अपनी जो है सहमति दे दी थी, स्वीकृति, तो 20 मई 1961 को दे दी थी। और 1 जुलाई 1961 को इसे लागू कर दिया गया। इसको अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो क्या इसी दिन मनाया जाता है जीएसटी दिवस। जीएसटी यानी भैया सीधी सी बात याद रखिए, शादी कर रहे हो, शादी के लिए दहेज का सामान खरीद रहे हो तो भैया जीएसटी लगेगी। और जीएसटी कब से, 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। यानी एक फैक्ट के साथ दो चीजें हम लोग याद रखेंगे। टोटल सेक्शन इसमें कितने हैं भैया, टोटल सेक्शन है इसमें 10। कितने हैं, 10। और ये ऑल इंडिया तक इसका एक्सटेंड अगर हम बात करें तो संपूर्ण भारत पर, ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रिपील आर्टिकल 370। आप लोग देखते हैं आर्टिकल 370 के बाद 31 अक्टूबर 2019 से अब सभी एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी लागू है। इसके साथ साथ अब एक कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग प्यारे साथियों। और कहानी क्या स्टार्ट करेंगे, आज की इस कहानी में दो पात्र हैं। नंबर एक, ए नाम की कोई फैमिली है और एक बी नाम की कोई फैमिली है। और इन्हीं इस दोनों पर ही हम लोग ये पूरी तरीके से इस एक्ट को आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1971। इसका एक्सटेंड देखें संपूर्ण भारत है। 1 जुलाई 1971 में इसको जो है लागू किया गया और ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 1 में। क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसके बाद सेक्शन नंबर 2 की बात आती है और 2 में डेफिनेशन इसमें दी गई है। और डेफिनेशन में क्या कहा है कि कोई भी संपत्ति हो भाई, कोई भी चीज है, चाहे वो प्रॉपर्टी है या फिर मूवेबल है, इमूवेबल है, कुछ भी है, विवाह से पहले, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, एक पार्टी द्वारा या फिर दूसरी पार्टी द्वारा या फिर उसकी फैमिलीज के द्वारा या फिर उसके नातेदारों रिलेटिव्स के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा कोई बात कर ली, कोई करार कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया भाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, चाहे वो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो या कैसा भी, तो भाई वो डेफिनेशन वो क्या होगा, वो आपका दहेज होगा, यानी वो आपकी डोवरी होगी। ये आप लोगों को याद रखना है। बात क्लियर है प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, वो दहेज होगा। परंतु आप लोगों को याद रखना है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ उसमें मेहर शामिल नहीं होगी। तो प्री में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आपके, मेहर दहेज में डोवरी में शामिल नहीं है। क्या क्या शामिल है, कोई प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल हो,
कोई वस्तु हो, कोई थिंग हो, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे। एक पार्टी हो, एक पार्टी या फिर कोई दूसरी पार्टी हो, यानी ए पार्टी हो या बी पार्टी, इन दोनों में से कोई सी पार्टी हो सकती, या फिर इनके ए और बी जो मैंने बताए हैं इसके कोई रिलेटिव रिश्तेदार हो या इसके जान पहचान एग्रीमेंट करते हैं, तो भाई जीरो होंगे। ये आप लोग याद रखिए। इसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। तो सेक्शन नंबर 2। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दो परिवार हैं और दो परिवारों में मिलकर बात होती है क्या, ए और बी की दहेज की। तो दहेज की बात किस में हुई, सेक्शन नंबर 2 में। अब सेक्शन नंबर 3 आ जाता है। भाई दोनों में बात तो हो गई, दोनों परिवारों में बात हो गई दहेज की, तो भैया पेनल्टी पड़ेगी। दहेज क्या है, क्योंकि प्रोहिबिट कर दिया, क्यों, अकॉर्डिंग टू दोहरी प्रोविजन एक्ट 1970 से। क्या सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि पेनल्टी होगी या तो दो या फिर लो, दोनों पर, लेना और देने पर दोनों पर क्या होगी, 5 साल तक की कारावास हो सकती है मैक्सिमम, और 15,000 का जुर्माना, या फिर दहेज की जो भी चीजें दहेज की मूल दहेज के बराबर, मान लीजिए किसी ने गाड़ी दी, किसी ने कोई प्रॉपर्टी दी, तो वो भी जब्त हो सकती है। ये भी आप लोग याद रखिए। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 की बात करें, ठीक है, सेक्शन नंबर 4 की बात करें तो भाई यहां पर पेनल्टी की बात कर रही है डिमांडिंग की। अब जैसे मैंने कहानी बताई थी ए और बी की, तो ए और बी ने पहले बात करी सेक्शन नंबर 2 में दहेज की, बात हो गई, तो भाई पता चलेगा कि पेनल्टी है भाई कितनी, 5 से 15,000 तक की, 5 साल सजा। लेकिन अगर अब कोई लड़का पक्ष है, अब लड़का पक्ष क्या कर रहा है भाई, वो तो डिमांड करेगा ना, दहेज मांग रहा है। लड़का पक्ष क्या कर रहा है, दहेज मांग रहा है, या तो उसका लड़का खुद या उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन या उसके रिलेटिव्स। तो भाई 6 माह तक की, 6 माह से मिनिमम और 2 साल तक की कारावास हो सकती है, और 10,000 का जुर्माना भी लग सकता है, फाइन भी लग सकता है। बात क्लियर होगी। सेक्शन 3 में दोनों की बात चल रही है, सेक्शन 4 में केवल एक की, डिमांडिंग की बात चल रही है। इसके बाद सेक्शन 4A अमेंड किया गया 1986 में, और इसमें बैन कर दिया गया किसको, एड को। मतलब आप अखबार में आप ये नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते भैया कि हम दहेज में ये लेंगे, हमारा लड़का ये योग्यता है और हम शादी करेंगे तो हमें भैया ये चाहिए। तो इस पर भी एड पे अगर ऐसा कोई करता है तो 6 माह से 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए का फाइन इम्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी बताया था कि एक कहानी बताऊंगा। तो ए और बी ने पहले दहेज की बात करी है, बैठकर बैठकर बात कर रहे हैं किसकी, लेने देने की, सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो फिर सेक्शन 4 में लड़के ने डिमांड कर दी तो भाई पेनल्टी पड़ गई, और लड़के ने ऐड अगर निकलवाएगा तो भी भाई पनिशेबल होगा। सेक्शन 5 की ओर आते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि मान लीजिएगा दोनों पार्टी में एग्रीमेंट हो भी गया, कंसेंट हो गई। जैसे आपके घर में कोई शादी है तो मीडिएटर तो कराते हैं। तो पहले तो घर में लड़की वाले को देखने आए तो बात करते हैं ना आपस में परिवार वाले कि भैया दहेज वहेज तो नहीं ले रहे। तो पहला किस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, दहेज का। बात क्लियर। फिर दूसरा डिस्कशन किसका कर रहे हैं भाई, लेने देने का, क्या लेना देना हो रहा है भाई, इस दहेज में क्या क्या लिया दिया जाएगा, दोनों पार्टी कर रही है बात। तीसरे में लड़के वाले ने डिमांड रख दी सेक्शन 4 में। सेक्शन 4A में लड़के ने ऐड भी करा रखा है, पहले से सपने सजा रखे कि भैया फॉर्च्यूनर चाहिए। अब यहां पर दोनों पार्टी ने एग्रीमेंट कर लिया कि चलो भाई इस लड़के को फॉर्च्यूनर दे देंगे, परंतु ऐसा एग्रीमेंट चाहे लेने का या देने का वॉइड होगा, शून्य होगा। कौन सा, सेक्शन नंबर 5 में। बात क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद सेक्शन नंबर 6 आता है। अब कोई लड़की है, मान लीजिएगा आपकी सिस्टर हो सकती है, आप में बहुत सारी लड़कियां हैं तो वो हो सकती हैं, या आपके रिलेटिव्स लड़कियां हो सकती हैं, उनकी शादी है। तो भाई वो अपने बेनिफिट के लिए, या फिर कोई लड़का है उसकी पत्नी, वो अपने वारिसों के लिए, अपने बेनिफिट के लिए दहेज में कुछ सामान ले सकती हैं, जैसे साड़ी है, जेवर है, अंगूठियां हैं, ठीक है, या फिर भविष्य के लिए एफडी करा रही है अपनी एजुकेशन के लिए। तो भैया उस सेक्शन 6 में उस लड़की को और उसके लड़की के जो पेरेंट्स हैं, वारिस मतलब आने वाले बच्चे हैं, उनको लेकर क्या भैया यहाँ पर जो है प्रिविलेज दी गई है, छूट दी गई है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। बात क्लियर होगी सभी को। सेक्शन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि भाई दहेज के मामले यहां पर कोग्निजेंस लिया जाएगा, ये ऑफिशियल है, पनिशेबल ऑफेंस होंगे, और इनका कोग्निजेंस लेगा कौन,
यदि कोई शहर का मामला है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का है तो एमएम लेगा, और यदि गांव का मामला है तो जेएम फर्स्ट जो है अंडर द सेक्शन 7 में कॉग्निजेंस लेंगे भाई। सीधी सी बात तो ये हो गई। अब कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट साहब ने ले लिया, तो भाई कौन से मामलों पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, कौन से तरह के ऑफेंस होंगे? तो नंबर 1 कॉग्निजेबल होगा, नंबर 2 नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं होगी भाई, और दूसरा नॉन कंपाउंडेबल मतलब आपस में बैठ के सुलझा नहीं सकते हो भाई साहब इसे। आप बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, जो दहेज है, जो मैंने सेक्शन नंबर आपको ये पढ़ाया था ना 2, जो सेक्शन नंबर 2 बताया था दहेज, ये पहले आईपीसी का सेक्शन कौन सा था भाई? पहले आईपीसी का सेक्शन था 304 बी, लेकिन अब आपने देखा होगा कौन आ गया, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इसका सेक्शन है 80। तो ये दोनों, ये क्वेश्चन भी बनेगा आपका 100%। पहले अंडर द आईपीसी अंडर द सेक्शन 304 क्लोज बी, एंड नाउ अंडर बीएनएस आर्टिकल सेक्शन 80 के अंतर्गत अब दहेज की डेफिनेशन, दहेज को प्रोहिबिट किया गया है। ये भी आप लोग याद रख लेंगे सेक्शन 2 के साथ में। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? फिर इसके बाद ऑफेंस कैसे होंगे? कॉग्निजेबल होगा भाई। ऑफेंस कैसा होगा? कॉग्निजेबल होगा, नॉन बिलेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा। ठीक है, अब मान लो कोई व्यक्ति है, यानी अपराध संज्ञेय होगा, संज्ञेय के साथ अजमानतीय होगा और असमनीय होगा, और इसके प्रोसीडिंग ऐसे चलेगी एज इट इज डिपेंड ऑन, बिल्कुल सीआरपीसी की तरह। मतलब इस अधिनियम के जो भी प्रोसीडिंग होगी वो सीआरपीसी की तरह होगी प्यारे साथियों। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ आप लोगों का सेक्शन नंबर है 8A, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 8A। भैया अगर 8A की बात करें तो मान लीजिएगा आप पर या मुझ पर किसी भी व्यक्ति पर दहेज के आरोप लगते हैं, तो भैया बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार उसी व्यक्ति को प्रूफ करना होगा कि जो आरोप लगे हैं वो गलत है। तो अंडर द सेक्शन 8A में हम बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। यानी कोई व्यक्ति जिस पर दहेज लेना, डोवरी का लेने का या देने का उस पर आरोप लगे हैं, या फिर वो अमेंड में है, या फिर किसी तरीके की उस पर जो जो अंडर द सेक्शन 3 या अंडर द सेक्शन 4, इन दोनों के अंदर उसे जो है नामित किया गया है, मतलब तो 8A में भाई उसी पर बाहर होगा, प्रूफ वही करेगा कोर्ट में। ठीक है, बात क्लियर है? एक सेक्शन है 8B, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर एक ऑफिसर की बात की गई है कि भैया इसको लेकर एक हर जिले में एक डोवरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की जो है अपॉइंटमेंट करा जाएगा। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी भाई, ये लिख लेना, ये प्री में एक क्वेश्चन बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये आप लोग, और कितने करेगी? जितना वो बेहतर समझे, जितने उसको अच्छा लगे स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेंस में आ सकते हैं, दहेज को रोकना, दहेज के बारे में अवेयर करना लोगों को, साथ में प्रयास करना, और यदि दहेज की कोई घटना घटी है तो उसके एविडेंस को कलेक्ट करना इसकी जिम्मेदारी होगी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और ये सारी पावर किसी भी पुलिस अधिकारी को दी जा सकती है, किसी भी पुलिस अधिकारी को दी जा सकती है ये पावर। ये भी आप लोग याद रखेंगे, किसके द्वारा? बाय द कोर्ट। किसमें? अंडर द सेक्शन 8 क्लोज बी में। बात क्लियर होगी? बात सभी को क्लियर है? एक इसी में एक 8 क्लोज बी में एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, एडवाइजरी बोर्ड। उस एडवाइजरी बोर्ड में कम 5 लोगों का होगा, और इन 5 में से 2 वुमेन भी होंगी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे दहेज के बारे में कोई कमेटी बनी है न्यायालय के अकॉर्डिंग, या फिर जिसे हम लोग वेलफेयर, और ये सारे लोग पब्लिक वेलफेयर एक्टिविस्ट होंगे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, उनमें कम से कम 2 महिला होंगी। और सेक्शन 9, यदि कोई रूल बनाना है, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती तो अंडर द सेक्शन 9, और यदि स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाहती तो अंडर द सेक्शन 10। बात क्लियर होगी? अब चलिए, ये तो हम लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया, अब इसे एक कहानी से जोड़ देते हैं फटाफट से। सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ए और बी आपस में शादी करना चाहते हैं, ये ए फैमिली, एक इसको देखो अभी याद करा देता हूं आपको, और ये बी फैमिली हो गया, यहां पर ये शादी करना चाहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बात करी दहेज की, और दहेज देखते हैं हम किसमें? सेक्शन नंबर 2 में। बात क्लियर है?
दहेज की बात करी और उसमें क्या बात करी, दहेज लेने और देने की। तो ये किस में बात करी, सेक्शन 30 में। इसमें जो ए पार्टी है ये बॉय है, तो इसने डिमांड कर दी, और डिमांड कर दी तो सेक्शन 4 में। बात क्लियर है भाई, दोनों पार्टी बैठी, पहले दहेज की बात करी, सेक्शन 3 में लेने देने की बात करी, 4 में डिमांड कर दी, और भाई अगर हम 5 की बात करें तो भाई 5 में अगर देखें तो 5 में क्या है, 5 में देखेंगे तो भैया क्या है कि भैया पेनल्टी है। 5 में क्या है कि 5 में देखेंगे इन दोनों के बीच में जो लेना देना हुआ है ये और ये भाई जीरो है, ये वॉइड है, ये क्या है, जीरो है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिएगा, ए और बी है, सबसे पहले डिस्कशन दहेज, सेक्शन 2 लेना देना, सेक्शन 3 डिमांड 4, और सब कुछ करा 5 में जीरो हो गया। बात क्लियर होगी। सेक्शन 6 में क्या है, पत्नी यानी जो ये है, ये अपने फायदे के लिए जेवर खरीद रही, ज्वेलरी खरीद रही या कुछ और चीज, तो भाई वो वैलिड होगी। ठीक है, साथ में कैसे होंगे, कोग्निजेंस कौन लेगा, ठीक है, कोग्निजेंस कौन लेगा, ठीक है, साथ में कोग्निजेंस कौन लेगा भाई। और भैया अगर हमने साथ की बात तो करी थी, साथ में हमने ये भी देखा कि भैया ये जो अपराध होंगे 8 में ये कैसे होंगे, तो हमने बड़े सीधे सीधे तौर पे देखा कि भैया ये जो होंगे कोग्निजेंस होंगे, नॉन बिलेबल होंगे, नॉन कंपाउंडेबल होंगे। आप दहेज तो मांग रहे पर बच नहीं सकते। और साथ में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 8 ए में देखा कि सबूत का भार किस पर होगा, भाई जिस पे आरोप लगे हैं भाई उसी का होगा, प्रूफ करे कि यू आर नॉट गिल्टी। और इसके बाद 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, और 10 में कौन बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट। तो प्यारे साथियों ये था मेरा डोवरी प्रोविजन एक्ट। इससे रिलेटेड प्री के एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं मेंस के भी बता देता हूं। सबसे पहले मेंस में क्वेश्चन आएगा दहेज क्या है, यानी डोवरी प्रोविजन एक्ट क्या है। फिर इसके ऑब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, साथ में इसकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, और इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें अमेंड कब हुआ था, अमेंड जो 1986 में हुआ था ये पूछा जा सकता है साथ में। ठीक है, अभी करंट में आपको बीएनएस से रिलेट करना पड़ेगा, तो सेक्शन 80 इसके साथ रिलेट करके पूछा जा सकता है। आईपीसी में ये 304 क्लोज बी में था। इसके साथ साथ आप लोगों से दहेज दहेज लेना और देना, गिविंग एंड टेकिंग, ये पूछेंगे जो मैंने अभी सेक्शन 3 में बताया था। इसमें पूछ लेंगे कितना पनिशेबल ऑफेंस है, क्या क्या पूछेंगे। डिमांड पूछ लेगा आपसे कोई डिमांड, सेक्शन 4 पूछ लेगा, लड़का लड़के के परिवार वाले, उसके नातेदार, रिलेटिव, रिश्ते, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये पूछेगा आपसे। साथ में ये पूछ लेगा आप लोगों से कि भाई दहेज प्रतिषेध अधिकारी जो आपने देखा था डोवरी प्रोहिबिशन ऑफिसर सेक्शन 8B, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखवा सकता है मेंस में, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों से क्या कहेगा कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन लेगा, जेएम फर्स्ट लेगा, एमएम लेगा, सेक्शन अंडर द सेक्शन 7, और आपसे पूछेगा कि ये किस तरीके के, नेचर क्या है, इन ऑफेंस का नेचर क्या होगा भाई। तो नेचर आपको बताना है, कॉग्निजेंस होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा, और नॉन बिलेबल होगा, मेंस भी और प्री भी। तो प्यारे साथियों ये थी हमारी डोवरी प्रोविजन एक्ट की। इसी तरीके से मैं सारे एक्ट आप लोगों को करा देंगे विद एमसीक्यू और मेंस में। और इसको लेकर एक नया बैच मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यू बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 15 अप्रैल से शाम 3:30 बजे से। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। जो पुराने बच्चे हैं हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के, उनके लिए फीस 1500 रुपये होगी। इसमें जो पुराने मतलब जो जीएस के पुराने जीएस के बैच के, और जो न्यू बच्चे हैं उनकी फीस भैया 3000 रुपये होगी। तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये एज ए डेमो मैंने आप लोगों को करा दिया है, जो भी आप चाहो तो कर लेना। इसमें मैं सारे के सारे 9 माइनर एक्ट, प्री प्लस मेंस, और मेंस के भी इसमें स्पेशल क्लास होगी कि कैसे इनको मेंस में कैसे लिखना है। मेंस प्री के लिए हम इसके एमसीक्यूज भी आपको देंगे, अप्रोक्स हम 500 एमसीक्यूज में इसमें कराने वाला हूं आप लोगों को। और मेंस में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आप लोगों को इसमें कंटेंट मिलेगा।
ठीक है? 3 महीने तो खैर मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, मतलब 3 महीने में मैं इन सबको करा दूँगा, सारे एक्ट को एक्सपेक्टेड। याद रहे कि ये जो बैच है, ये 15 अप्रैल से होगा। इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं, ऑफिस में ले सकते हैं, और ये बोथ लैंग्वेज में होगा, यानी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप लोगों के पास माइनर एक्ट के बेयर एक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी प्यारे बच्चे, उनके पास माइनर एक्ट का बेयर एक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से, और मैं डेली के डेली इसको तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। एक लेक्चर में एक एक्ट हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज के या कॉल करके ले सकते हैं। यूपी जुडिशरी जल्दी आने वाला है। इसी तरीके से राजस्थान ने माइनर एक्ट एपीओ के और राजस्थान जुडिशरी, उन सबके एक्ट भी मैं कराऊंगा धीरे धीरे, और उनके एमसीक्यूज भी हमारे प्लेटफॉर्म टारगेट फॉर आईक्यू पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। यूपी जुडिशरी के लिए जीएस, लॉ और माइनर एक्ट के बैचेस चल रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।